तो लास्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो उसी बातचीत को आके कंटिन्यू करते हैं। हमारी आखिरी बातचीत हाफ़ लाइफ के बारे में हुई थी, है ना। तो हाफ़ लाइफ वाली चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तुम्हें शायद याद होगा कि मैंने तुमको ये बताया था कि जब हम रिएक्शन को शुरू किए तो उस वक्त हमारे पास कंसंट्रेशन सी थी, उसके टी हाफ लाइफ बाद उसके बाद कंसंट्रेशन कितनी हो गई C/2। उसके बाद अगेन एक और टी हाफ लाइफ टाइम बाद उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, आधी, C/4। और ऐसा ही सिलसिला आगे चलता गया, है ना। सारे पॉइंट्स तो मैं खैर नहीं लिखूंगी। फिर उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें ये भी लिख कर बताया था कि C को मैं लिख सकती हूँ C/2⁻0, इसको लिख सकती हूँ C/2⁻1, इसको लिख सकते हैं C/2 इसे लिख सकते हैं C/2 और इसे लिख सकते हैं C/2 ये जो वर्ड्स हैं C/8, C/4, ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये जो आपके वर्ड्स हैं ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? इनमें से किसी भी वर्ड को या किसी भी वैल्यू को उठा लो, ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये वो वैल्यूज़ हैं जो इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि उस समय, ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की आपके पास बची, है ना। रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन आप लोगों के पास बची, वो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो अगर कोई तुमसे ये पूछेगा आफ्टर 1 हाफ लाइफ टाइम, मतलब एक हाफ लाइफ टाइम बाद आपके पास कितनी कंसंट्रेशन बाकी है, तो उसमें तुम्हारा जवाब होगा क्या, C/2। फिर कोई तुमसे पूछेगा आफ्टर 2 हाफ लाइफ टाइम्स कितनी कंसंट्रेशन बाकी है, तो जवाब होगा हमारा C/4। तो ऐसे में इमेजिन करो, अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि आपके पास n हाफ लाइफ टाइम्स हैं और उनके n हाफ लाइफ के बाद फिर आपके पास कितनी कंसंट्रेशन बचेगी, तो आप क्या जवाब दोगे? वहाँ पे C/2⁻n। सीधा ऊपर पैटर्न को देखकर ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम लोगों के पास n हाफ लाइव्स आ जाए तो उस वक्त हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन रिमेनिंग होगी, ठीक है। तो हम क्या बता देंगे, C/2n। हो सकता है कोई तुमसे ये भी पूछ ले कि कितनी हाफ लाइफ के बाद, ठीक है, कितनी हाफ लाइफ यूज़ हुई होंगी इस कंसंट्रेशन तक पहुंचने के लिए। तो इनडायरेक्टली इस पूरे क्वेश्चन में टोटल 3 वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल n है, दूसरा आपका कंसंट्रेशन है ना। बस इन 2 वेरिएबल्स में से कोई एक डेटा आपको देगा, दूसरा डेटा आपको वो वहाँ पे पूछ लेगा। या तो n की वैल्यू देगा तो हाफ लाइफ कितनी हुई ये पूछ लेगा, किसी भी प्रकार से, है ना। चलो इसको अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। कल मैंने बताया था, कल यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में, कि 2 केसेस होते हैं टोटल। हम 2 केसेस को डिस्कस करते हैं। पहले मैंने केस 1 डिस्कस करके बताया कि इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करके हम लोग फार्मूला डिराइव करते हैं, राइट। फिर एक दूसरा केस नंबर 2 भी था। केस नंबर 2 के बारे में भी बातचीत करनी है, जब आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई नहीं रहती है ना। जब आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी नहीं है, यानी कि उस केस नंबर 2 को मैं समझा देती हूँ कि केस नंबर 2 आप लोगों के पास क्या है। मान लो रिएक्शन की कुछ तो इनिशियल कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी, उस इनिशियल कंसंट्रेशन आपको नहीं दी गई, वहाँ से रिएक्शन शुरू हुई और T1 टाइम इंटरवल के बाद आपने उसकी कंसंट्रेशन देखी कि T1 टाइम इंटरवल के बाद कंसंट्रेशन कितनी है। तो आपने ये देखा कि T1 टाइम इंटरवल के बाद कंसंट्रेशन जो आपको मिली वो आप लोगों को कितनी मिली, C1 मिली। फिर आपने ये देखा कि उसी सेम इनिशियल पॉइंट से T2 समय बाद आपने फिर से कंसंट्रेशन जाके चेक की, तो उसी सेम टाइम इंटरवल, उसी सेम स्टार्टिंग पॉइंट से जब आप ये देखते हो कि कंसंट्रेशन अब कितनी है, तो आप ये देखते हो कि आपके पास C2 कंसंट्रेशन है ना, आपके पास C2 कंसंट्रेशन है। इस पर्टिकुलर डायग्राम को ऊपर देख कर तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा है कि T2 आपका ग्रेटर देन T1 है, बराबर। यानी कि टाइम T2 वाला आपका कुछ देर बाद का है, लेट से 15 मिनट वाला है, और T1 मान लेते 5 मिनट वाला टाइम होगा। ये आपको पूछा गया। अच्छा, C1 C2 क्या है? चलो C1 C2 ना लेते हैं, उसको A1 ले लेते हैं, क्योंकि मैं तो A के रिस्पेक्ट में बात करती हूँ ना, A1 A2। जहाँ पे A1 A2 क्या है कि उस 5 मिनट बाद कितना रिएक्टेंट बचा, उस 15 मिनट बाद, उस T2 टाइम बाद कितना रिएक्टेंट बचा।
अब आपको एक फॉर्मूला डिराइव करना है, तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हमारे पास टोटल 2 केसेस हैं, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन तो दी नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, जो फॉर्मूला डिराइव किया था केस नंबर 1 में, है ना, उसी सेम फॉर्मूले को यूज़ करना है। बस इतना मानते हुए चलना है कि लेट हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट, भले दी हुई नहीं है बट मान लो ए नॉट। ऊपर वाली कंडीशन के लिए, यानी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए केस नंबर 1 से मिला हुआ फॉर्मूला लिखिए, इस वाली कंडीशन के लिए केस नंबर 1 से मिला हुआ फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मूला बोलो कितना हो जाएगा, के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10, क्या होता है, ए नॉट अपॉन ए टी। इनिशियल कंसंट्रेशन तो ए नॉट रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट वाली कंसंट्रेशन बोलो कितनी हो जाएगी, ए टी 1, मतलब टी 1 समय बाद। सिमिलरली इसके लिए अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी 2, ये हो जाएगी। अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ना उठाकर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, के टी 2 माइनस टी 1। अच्छा, मैंने 2 माइनस 1 किया है क्योंकि टी 2 टाइम बड़ा है, तो ऑब्वियसली मैं यही चाहूँगी कि कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी मेरे पास ना रहे। अच्छा, इक्वल टू कितना आ जाना है आपके पास, 2.303 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में आ जाएगा लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी 2 माइनस लॉग बेस 10 आप लोगों का ए नॉट अपॉन ए टाइम्स ऑफ बोलो कितना, टी 1। ये मेरे पास डेटा निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं तुम यहाँ पर अंदर में यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दो, पूरा सिंप्लीफिकेशन कर दो, तो फाइनली तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन में कितना, टी 2 माइनस टी 1, ठीक है। और कितना आ जाना है आपके पास, लॉग बेस 10 कितना आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ए टी 1 अपॉन में ए टी 2। ये आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ गया, ख़त्म। यानी कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी है बट उसी सेम पॉइंट से 2 अलग अलग समय पर आपको क्या दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है, तो फिर आप के की वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, उसका कंसेप्ट है। अच्छा, अब कई लोग हो सकते हैं जिनको ये बात नहीं समझ में आई है कि ये इस बड़े से एक्सप्रेशन को इस छोटे से फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लिया, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, लॉग ए अपॉन बी क्या हो जाता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। इस पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल करिए, सिंप्लीफाई करो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, मतलब माइनस साइन ऑब्वियस है कि ब्रैकेट में अंदर जाएगी तो साइन चेंज करेगी, और फिर काम को आगे कंटिन्यू करो, आ जाएगा ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका। सो दिस वॉज द केस नंबर 2 जो हमें डिस्कस करना था, ये हो गया डिस्कस। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट डिस्कशन यहाँ पे हम लोगों का क्या है, 2 डिस्कशन है। पहला तो एक ये है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हमें ग्राफिकल एनालिसिस करना है, मतलब विभिन्न प्रकार के ग्राफ जो आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ड्रॉ करते हो, एक तो वो आपको डिस्कस करना है। और दूसरा डिस्कशन हमारा ये है बैक्टीरियल ग्रोथ रेट, ये हम लोगों का दूसरा डिस्कशन है। बैक्टीरियल ग्रोथ रेट क्यों, मैंने इसके पहले वाली क्लास में ये चीज़ तुमको बताई है कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे, बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स। तो वो जो बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स थे, तुम्हें नहीं लगता कि उन प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स में सेकंड नंबर का एग्जाम्पल हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ रेट वाला ही था? तो बैक्टीरियल ग्रोथ रेट को अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के फॉर्मूले से अलग आता है, ठीक है, एकदम अलग हो जाते हैं। क्यों, जब दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं तो दोनों का तो फॉर्मूला सेम आना चाहिए, बट दोनों का फॉर्मूला अलग आता है। तो वही चीज़ है जो यहाँ पे डिस्कस करनी है, तो इसीलिए हेडिंग डालते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ रेट, या जो भी तुम्हें डालना है, बैक्टीरियल रेट, ग्रोथ रेट ही बोलना चाहिए, रेट ग्रोथ तो अच्छा नहीं लगेगा, ग्रोथ रेट। अब देखो क्या है ये बैक्टीरिया की, देखो खास बात ये है कि जब शुरू हुए थे, मतलब लेट से t इक्वल टू 0 पर आपके पास मान लेते हैं ए, कैपिटल ए नामक एक बैक्टीरिया था, वो भी मात्र एक। कुछ समय बाद यानी कि t इक्वल टू टी टाइम्स बाद आपने ये देखा कि आपका जो बैक्टीरिया पहले आपके पास एक था, अब वही बैक्टीरिया आपके पास कितना हो गया, डबल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए हो गया।
यही सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपके नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और बैक्टीरियल काइनेटिक्स के बीच में। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, समय के साथ साथ हमारा रिएक्टेंट खत्म होता जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है। बट यहाँ तो उलट हो रहा है, समय के साथ साथ हमारा रिएक्टेंट कम नहीं हो रहा है, बल्कि रिएक्टेंट हमारा बढ़ते जा रहा है। पहले एक बैक्टीरिया था और भाई अब हमारे पास कितने बैक्टीरिया हो गए, हमारे पास यहाँ पे कितने बैक्टीरिया हो गए, 2। तो जब आप नॉर्मल काइनेटिक्स की बात करते थे, जो कि मैं अभी तक करती आई हूँ ऊपर, तो नॉर्मल काइनेटिक्स में आपका जो AT होता था वो हमेशा A0 से 0 होता था, मतलब लेस होता था, क्योंकि समय के साथ साथ रिएक्टेंट तो कम होगा। लेकिन बैक्टीरियल ग्रोथ रेट के केस में जो AT होता है वो A0 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यहाँ पे AT का मतलब ये नहीं होता है कि टाइम T इंटरवल बाद कितने रिएक्टेंट बचे, बल्कि यहाँ पे ये होता है कि कितने नए बैक्टीरिया आपके बने। सो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। अब क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि यहाँ पे रिएक्टेंट ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट बल्कि क्या हो रहा है, बन रहा है समय के साथ साथ। तो ऐसे केस में अब अगर मैं इसके लिए रेट की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं रेट की इक्वेशन क्या लिखूँगी, R इज इक्वल्स टू आपका K टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ A। ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। बट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो हम लिखते थे ना, वहाँ पे जो माइनस में लगाती थी, वहाँ माइनस में क्यों लगाती थी, क्योंकि वहाँ पे डीके हो रहा होता था, मतलब डिकम्पोज हो रहा होता था, वो समय के साथ साथ ख़त्म हो रहा होता था। बट यहाँ पे आपका जो बैक्टीरियाज हैं वो समय के साथ साथ ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि समय के साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए आप माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं ना कि ये ख़त्म हो रहे हैं। बस यहीं पे देखो एक माइनस साइन गायब हो गया, जो कि हमारे प्रीवियस डेरिवेशन में माइनस साइन था। इसी एक माइनस साइन की वजह से पूरा गेम बैक्टीरियल ग्रोथ रेट के फॉर्मूले का पूरी तरीके से बदल जाता है, एकदम खतरनाक तरीके से। और यहाँ पर आप लोगों को अब वापस से शुरू करके आपको क्या करना पड़ता है, पूरा डेरिवेशन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो खैर मैं पूरे डेरिवेशन की बात तो अभी यहाँ पे नहीं करूँगी, कोई नीड नहीं है पूरे डेरिवेशन की। अगर तुम चाहते हो तो तुम निकाल के रख सकते हो वाला पूरा डेरिवेशन। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट तुमको याद होना चाहिए वो ये कि जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों को आपस में इक्वेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, याद आ रहा है बस। तो जब आप वो इंटीग्रेट सब कर लोगे तो आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है KT इज इक्वल्स टू LN, यानी कि बेसिकली लॉग बेस E आपका AT अपॉन में A0। और वहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आता था, A0 अपॉन में AT, और यहाँ फॉर्मूला क्या आता है, AT अपॉन में A0। ठीक है, ये एक पहला डिफरेंस। अच्छा, अब तुम चाहो तो इसको लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट कर लो, जो कि करना ही चाहिए हमारा काम, क्योंकि लॉग बेस 10 में ही होता है पूरी तरीके से, हम उन्हीं के टर्म्स में अपनी वैल्यूज़ को याद रखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा लॉग बेस 10 आप लोगों का AT अपॉन में A0। ठीक है, ये हो गई। तो एक स्टूडेंट को लगता है अरे वाह ये तो कितनी अच्छी चीज़ है, कितना आसान है, तो फटाफट है, तो उसमें कुछ भी अलग नहीं, बस A0 का ऊपर AT नीचे, यही तो डिफरेंस है। अब सुनो, जब मैंने तुमको प्रीवियस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बताई थी तो उस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में तुमको बताया गया था कि आप लोगों के पास जो AT होता है, उस AT का मतलब होता है कि कितना आपके पास बचा। ठीक है, तो तुम्हें जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बताई थी तो उस वक्त बताया था कि AT क्या होता है। वहाँ पे हमने AT की वैल्यू लिखी थी A माइनस एक्स, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये आपका समय के साथ साथ नॉर्मल काइनेटिक्स में तो भैया कम होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बैक्टीरियल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया तो समय के साथ साथ बढ़ते हैं, तो यहाँ AT एक्चुअली A प्लस एक्स होता है। अब ये प्लस एक्स क्या है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में खूब पढ़ा है, ठीक है, इवन आयोनिक में भी। ठीक है, बस ख़त्म हो गई हमारी कहानी, छोटी सी प्यारी सी। तो ये आपकी कहानी थी। और ध्यान रखना आप लोगों को, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया कि बैक्टीरियल वाला जो है कभी भी ऐसा चीख के नहीं बोलेगा कि मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ, बट रियलिटी में ये सबके सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला है जो मुझे तुम्हें बताना था। लास्ट बार में मैंने तुम्हें क्या बताया
कि टी हाफ क्या होता है कि कितना टाइम लगा रिएक्टेंट को आधा होने में। बट बैक्टीरिया के केस में तो हमारा रिएक्टेंट आधा नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया के केस में हम लोगों का रिएक्टेंट डबल हो रहा है, डबल, है ना। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी कि रिएक्शन कितनी 50% आगे गई, रिएक्टेंट और 50% कितना बढ़ा, ना कि मैं ये बात करूँगी कि रिएक्टेंट मेरा 50% और कितना कम हुआ, ठीक है। तो 50% कितना बढ़ा इस बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो अब ऐसे में जो तुमने हाफ लाइफ का फॉर्मूला वहाँ प्रीवियसली डिराइव किए थे हमने, आप यहाँ पे भी कर सकते हो हाफ लाइफ का फॉर्मूला डिराइव, कोई तकलीफ की बात नहीं है ना। क्या दिक्कत है, बस फ़र्क इतना पड़ेगा, यहाँ पे रिएक्शन 50% बढ़ेगी। चलो डिराइव कर लेते हैं, लेकिन उसको हाफ लाइफ डिक्रीज नहीं हो रही है, इस बार अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ के टी 50% इक्वल टू लॉग बेस ई 80, तो अभी मेरा 80 50% बढ़ा होगा। पहले अगर 100 था तो अभी 100 के बाद अब कितना हो गया होगा, 150 हो गया होगा, ठीक है। और नीचे ए नॉट तो आपका 100 ही रहा होगा। खैर बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये खैर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी, वो मैंने तुमको बता दिया। हाँ, एक और छोटी सी जानकारी बैक्टीरिया से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, वो ये एक रिलेशनशिप कि 80 इज इक्वल्स टू ए नॉट 2 to the power n, यानी कि आफ्टर, अगर मैं बोलूँ 30 मिनट्स आपके पास कितने बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि आफ्टर 30 मिनट्स आपके पास कितने बैक्टीरियाज हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, जहाँ पे ए नॉट का मतलब क्या है कि इनिशियली जब रिएक्शन हमने शुरू की थी तो उस वक्त हमारे पास कितने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज थे, और आफ्टर टाइम टी कितने हुए, 80 हुए। जहाँ पे n का मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे n एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ जनरेशन्स। अब नंबर ऑफ जनरेशन्स का मतलब क्या है, देखो मैं लेट से कहती हूँ कि बैक्टीरिया को डबल होने में 30 मिनट लग रहे हैं, तो 90 मिनट में बताओ बैक्टीरिया कितनी बार डबल हुआ होगा, तो तुम क्या बोलोगे, 3 बार डबल हुआ होगा। दैट 3 इज बेसिकली n, ठीक है। यानी कि आपको टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, वो इसका रेशो किसके साथ, डबल होने वाला टाइम कितना है, ठीक है। डबल होने वाला टाइम लेट से 45 मिनट है, तो 90 मिनट में बोलो फिर n की वैल्यू कितनी रही होगी, 2 रही होगी। मान लो डबल होने वाला टाइम 5 मिनट है, तो फिर वहाँ पे n की वैल्यू कितनी रही होगी, 45 रही होगी। यानी कि वो 45 नॉट 45 18 रही होगी, यानी कि वो 18 बार डबल हुआ होगा, है ना। तो ये होती है n की वैल्यू। अब बस यहीं पे हमारा बैक्टीरिया वाली चीज़ के साथ हम इस टॉपिक को रेस्ट करते हैं। हाँ, बस एक ग्राफिकल एनालिसिस वाला पार्ट बाकी है, चलो ग्राफिकल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जो मैं ग्राफिकल एनालिसिस बता रही हूँ, ये पूरी की पूरी ग्राफिकल एनालिसिस आप लोगों के नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के संदर्भ में आपको बताई जा रही है। नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के संदर्भ में, बैक्टीरिया के संदर्भ में नहीं, ठीक है। बट इस काइनेटिक्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा तुमको एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, वो है कर्व्स के बारे में। जैसे अगर कोई इक्वेशन y इक्वल टू mx वाले फॉर्मेट को फॉलो करती है तो वो लोग कैसी दिखती है, वो ऐसी दिखती है। हो सकता है वो नीचे मतलब किसी दूसरे क्वाड्रेंट में भी जा रही हो, डिपेंडिंग ऑन स्लोप क्या है, बट मैं जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कर्व्स बना रही हूँ। अगर कोई इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट की होती है तो वो क्या होती है, ओरिजिन से पास होती है क्या, नहीं, वो आप लोगों के कौन से वाले फॉर्मेट की होती है, वो आप लोगों का इस फॉर्मेट की होती है। यानी कि ओरिजिन से या तो ऊपर की तरफ या तो हो सकता है ओरिजिन से कहाँ, ऐसे नीचे की तरफ, बट ओरिजिन से नहीं, ठीक है। अच्छा, डिपेंड की स्लोप की क्या वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस, इंटरसेप्ट क्या है, कितना है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और आपको पता होनी चाहिए, e की पावर x का अगर कोई कर्व बनाने को कहता है तो e की पावर x का कर्व कैसा दिखता है, ये इस तरीके का दिखता है, e की पावर x का कर्व, ठीक है, आप लोगों का ऊपर की तरफ जाते हुए, ठीक है, कैसा दिखता है, ऊपर की तरफ जाता हुआ। और अगर किसी ने e की पावर माइनस एक्स का कर्व बोल दिया तो e की पावर माइनस एक्स का कर्व कैसा होता है, नीचे की तरफ आता हुआ। बस इतना तुमको अगर ध्यान है तो काम तुम्हारा गड़बड़ाएगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं।
पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है तो आप टिक कर लोगे। बोर्ड्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि इसके वर्सेस इसका कर्व बनाइए, फिर क्या करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कर्व बनाने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है टी हाफ के लिए। तो ये तो तुम्हें पता ही है कि कोई भी कर्व बनाने के लिए उस कर्व को बनाने के लिए जो वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसकी आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं मुझे एक कर्व बनाना है टी हाफ वर्सेस ए नॉट के बीच में, तो मुझे पहले टी हाफ की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया है कि टी हाफ की इक्वेशन होती है 0.693 अपॉन के, और उसी पर्टिकुलर डेरिवेशन में मैंने ये भी बताया कि टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। इसका मतलब टी हाफ तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब ये कर्व कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि चाहे आप कितनी भी इनिशियल कंसंट्रेशन लो, जो रिएक्शन का टी हाफ है सो है, ठीक है। चाहे आप 50 लीटर लो या 50 ml लो या 50 मोलर लो, वट एवर, कुछ भी लो, जो है सो है। ये आप लोगों का पहला कर्व, ठीक है। चलो दूसरे कर्व पे आते हैं। ये कर्व तो खैर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसको पढ़ना भी यहाँ पर। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि समय के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का क्या वेरिएशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस तरीके से वेरी करती है, तो सब जानते हैं बैक्टीरिया को छोड़कर नॉर्मल तरीके से रिएक्टेंट समय के साथ साथ कम होता जाता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो जब रिएक्शन शुरू हुई थी तब तो आपके पास रिएक्टेंट अच्छी सारे क्वांटिटी में होगा, लेट्स से बहुत सारा रिएक्टेंट था। फिर जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाती जाएगी रिएक्टेंट कम होता जाएगा। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में आपके पास कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, और जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती गई होगी। तो ये किस तरीके से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के साथ वेरी करती है उसके बारे में ये कर्व है। और नीचे वाला कर्व किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ किस तरीके से वेरी कर रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट चीज़ें किसके बारे में पूछी गई हैं, मान लेते हैं आपको नेक्स्ट कर्व बनाने को कहा गया है लेट्स से 80 वर्सेस टी के बीच में। तो 80 वर्सेस टी के बीच का कर्व बना सकते हो, बना सकते हैं। कर्व बनाने के लिए इक्वेशन का पता होना अति आवश्यक है। तो 80 क्या होता है, 80 इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ के टी। वी हैव डिस्कस्ड इट इन लास्ट क्लास। 80 आप कहाँ प्लॉट करोगे, वाई एक्सिस पे। ये जो t है ये कहाँ प्लॉट होगा, एक्स एक्सिस में। देखते ही ये बात समझ में आ रही है कि आपका जो y है वो x के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, वो x के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। तो अगर कभी भी आपको ऐसे डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल वाले कर्व बनाने हो तो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल वाले कर्व आपके कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, ठीक है। और ये तो ओरिजिन है, हम सब जानते हैं। तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस होता है, ये जो पर्टिकुलर गैप होता है, ये गैप किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इस सामने वाले टर्म को इंडिकेट करता है। यानी कि ये कौन है, ए नॉट है। कल को पेपर में एक कर्व बनाकर दे दे 80 वर्सेस टी का, और उसमें बोले कि इस कर्व को देख के बताओ ए नॉट क्या है, तो जिस इंसान को ये पता होगा कि 0 से लेके वहाँ तक के पर्टिकुलर डिस्टेंस को ए नॉट कहते हैं, वो उसको मार्क कर देगा कि ये आप लोगों का ए नॉट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ग्राफ में आ जाए, चौथे नंबर के ग्राफ में। चौथे नंबर का ग्राफ लेट से उसने तुमको ये कहा कि आपको बनाना है किसके बीच में, रेट के बीच में, ठीक है, और टाइम के बीच में। तो रेट और टाइम इन दोनों के बीच में आप ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करोगे। तो रेट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले रेट और टाइम के बीच का एक एक्सप्रेशन हमारे पास होना चाहिए। तो रेट हम सभी जानते हैं किसको कहते हैं, रेट हम लोगों के लिए होता है माइनस ऑफ डी ए अपॉन में बोलो कितना, डी टी, ये हो जाता है, राइट। अच्छा, साथ ही साथ में रेट को लिखने का एक तरीका और है, के टाइम्स दी कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, आप लोगों का 80। अच्छा, अब मैं अगर 80 को सब्सटीट्यूट करूं
किसके टर्म्स में, ए नॉट के टर्म्स में, क्योंकि मुझे रेट का वेरिएशन टाइम के साथ चाहिए ना, ऊपर के तो किसी भी फॉर्मूले में टाइम नहीं आ रहा है, तो मैं इसको ए टी को लिख सकती हूँ ए नॉट टाइम्स ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ के टी। तो यानी कि इनडायरेक्टली मेरे पास ये एक फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, रेट का फॉर्मूला बन गया। इसमें मुझको मेरा रेट कहाँ प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। इसमें जो मेरा रेट टाइम है ये मुझे कहाँ प्लॉट करना है, आप लोगों के एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो अगर मैं रेट को कहाँ प्लॉट करूँ, तुम लोगों के वाई एक्सिस पर, और टाइम को अगर मैं कहाँ प्लॉट करूँ, एक्स एक्सिस पर, तो अगेन तुम्हें ऊपर वाली इक्वेशन से साफ साफ दिख रहा है कि आप लोगों का रेट टाइम के साथ कैसा है, एक्सपोनेंशियली क्या करता है, डिके करता है, मतलब धीरे 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 एक्सपोनेंशियली कम होता जा रहा है। तो इसका कर्व भी कैसा बनेगा, इसी प्रकार का बनेगा जैसे ऊपर वाला बना था, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाला बना था आप लोगों का। लेकिन फ़र्क बस यहाँ पे इतना होगा कि ऊपर वाले में हम लोगों ने ओरिजिन से लेके उस वाई एक्सिस को जहाँ वो टच कर रहा था, इस वाली चीज़ को हमने क्या कहा था, ए नॉट कहा था। यहाँ पे हम ए नॉट नहीं कहेंगे, ए नॉट के अलावा कुछ और भी तो कहना पड़ेगा ना, क्या, जो भी सामने लिखा होता है। तो यहाँ पे सामने कौन लिखा हुआ है, देखो जरा उसको, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है के टाइम्स ऑफ ए नॉट। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, के टाइम्स ऑफ ए नॉट। देखो दोनों कर्व एक ही जैसे हैं, सिर्फ वाई एक्सिस डिसाइड कर रही है कि उसको वाई इंटरसेप्ट को आप के टाइम्स ऑफ ए नॉट लिखोगे या उसको ए नॉट लिखोगे। अगर रेट के साथ है तो के टाइम्स ऑफ ए नॉट लिखेंगे, और अगर मान लेते हैं ऊपर सिर्फ 80 होता है, 80 के साथ है, तो आप उसको क्या लिखते हैं, आप उसको सिर्फ ए नॉट लिखते हैं। ये होती है कहानी ग्राफ की, ठीक है, ये कहानी किसकी है, ग्राफ की। इसी सेम रेट और टाइम के कर्व को एक और तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे, देखो पांचवा कर्व हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि रेट का फॉर्मूला होता है के टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसकी पावर में 1। रेट को मैं प्लॉट करने वाली हूँ वाई एक्सिस पर, और जो मेरा कंसंट्रेशन ऑफ ए है इसको लेट से हम लोग प्लॉट करने वाले हैं कहाँ पर, आपके एक्स एक्सिस पर। डोंट यू थिंक कि y इक्वल टू एम एक्स वाले फॉर्मेट की इक्वेशन है, और अगर ये उस फॉर्मेट की इक्वेशन है तो इसका जो कर्व है वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जहाँ पे k उसका क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। और अगर ये एंगल लेट से थीटा है तो मैं लिख सकती हूँ स्लोप इक्वल टू k इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे सीधा सीधा k मिल जाएगा अगर मैं रेट वर्सेस किसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो कई बार आपको रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ मिल जाएगा और उसमें पूछेगा कि बताइए इस पर्टिकुलर रिएक्शन का के क्या है। अब इसकी रिएक्शन का जो के है आप कैसे निकालोगे, हम तो ये सोचेंगे हमें कोई डेटा ही नहीं दिया, फिर तो यहाँ पे डेटा नहीं दिया है, ग्राफ दिया है, और ग्राफ से हमें पता है कि इसकी स्लोप बराबर क्या होती है के, तो हम स्लोप निकालेंगे। चाहे तो स्लोप tan थीटा के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या फिर एक और फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो भी डेटा दिया हो, जैसा भी ग्राफ दिया हो उसके अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो छठवें वाले पार्ट में आते हैं। छठवा वाला पार्ट क्या है, छठवा वाला ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करने को लेट से मैंने कहा ln AT, ठीक है, वर्सेस में तुम लोगों को x एक्सिस में प्लॉट करना है टाइम। तो पहले तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए जो ln AT और t जिसमें एक साथ आते हो, तो वो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। कैसे आएगी इक्वेशन, हम जानते हैं कि KT इक्वल्स टू 2.303, अच्छा 2.303 नहीं, क्योंकि यहाँ पे ln की बात हो रही है, तो ln A0 अपॉन AT होगा, जहाँ पे मैं लिख सकती हूँ KT इज इक्वल्स टू ln A0 माइनस ln AT। ln इज नथिंग बट अ लॉग विद बेस e, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, आप ln AT को इस तरीके से लिख सकते हो, आप लोगों का माइनस ऑफ KT प्लस ln ऑफ A0, जहाँ पे हम ये जानते हैं कि ln AT मुझे कहाँ पे प्लॉट करनी है, y एक्सिस पर, जहाँ पे मुझे ये t किस पे प्लॉट करना है, x एक्सिस पर। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट का कर्व है, यानी कि ये कैसा रहेगा, ये आप लोगों का y इंटरसेप्ट यानी कि y एक्सिस को काटता हुआ निकलेगा, जहाँ पे इसकी जो स्लोप है वो स्लोप बोलो कितनी होगी, आप लोगों की -k के बराबर होगी, और इसका जो y इंटरसेप्ट होगा ये y इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा,
ln ऑफ ए नॉट के बराबर होगा। अब तुम यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे जो ये स्लोप निकल कर आई है, ये स्लोप कैसी आई है? निगेटिव। इसका मतलब जो तुम कर्व बनाओगे उस कर्व का जो भी नेचर आएगा वो कैसा नेचर आएगा? डिक्रीजिंग नेचर आएगा। तो मान लेते हैं मैंने ये एक वाई एक्सेस बनाई और ये मैंने एक्स एक्सेस बना ली। ये मेरा ओरिजिन है और ये मेरा ओरिजिन के नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो एक कर्व कैसा बनेगा? हम मैक्सिमम टाइम्स इस कर्व को ऐसा बना देते हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है। फिर उस केस में ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये आप लोगों का क्या कहलाएगा? ln ऑफ ए नॉट, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट का तो मतलब यही होता है ओरिजिन से वो लाइन ने वाई एक्सिस को कहाँ पे कट मारा है। लेकिन अगर मैं इसी सेम चीज का कर्व ऐसा बना दूं, ये ऐसा, तो क्या ये कर्व गलत है? क्या ये भी कर्व सही है? यहाँ पे भी स्लोप निगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी स्लोप कैसी मिल रही है? आपको निगेटिव स्लोप मिल रही है। बट ये कर्व पॉसिबल कर्व है। अगर मान लेते हैं ए नॉट जो होता है आपका, अगर ये ग्रेटर देन 1 रहा तो ये कर्व, अगर ए नॉट आप लोगों का लेस देन 1 रहा तो ये वाला कर्व, और मान लेते हैं अगर ए नॉट आपका 0 ही हो गया तो फिर तो वाई इंटरसेप्ट ही नहीं रहेगा, तो फिर वो ओरिजिन से पास होने वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, इक्वल टू 1 रहा तो फिर वो ओरिजिन से पास होने वाली चीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके की कुछ कर्व्स तुम लोगों को देखने को मिल सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। और खैर, क्वेश्चन पूछने वाला तो अलग अलग प्रकार से कर्व आपको पूछ सकता है, बनवा सकता है अलग अलग तरीक़ों से। जैसे एक कर्व और बनाया जा सकता है यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कर्व हमको बनाना है एक्स वर्सेस टाइम के बीच में। अब एक्स का मतलब क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे ना। एक्स का मतलब क्या होता है कि उस कुछ समय बाद कितना रिएक्शन हुई। तो जैसे कि तुम जानते हो कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा रिएक्शन प्रोग्रेस होगी, मतलब जब जस्ट आपने अगर रिएक्शन शुरू की है t=0 पर तो कम रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्शन का कंप्लीट होने वाला परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। यानी कि इस बार कर्व कैसा बनेगा? ऐसा। क्यों बना? क्योंकि इंक्रीजिंग है ना, आपका रिएक्शन बढ़ रहा है ना। फिर ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ का कर्व आपको भी बनाने को बोला जा सकता है, जैसे बोला जाएगा log a माइनस एक्स को लेकर आओ, ठीक है। इसका कर्व बनाइए किसके साथ? टाइम के साथ बनाइए, ये पूछा जा सकता है। तो ये हम कैसे बनाएंगे? a माइनस एक्स क्या हमने कभी सुना है? लास्ट क्लास में बिल्कुल सुना है। क्या एक्सप्रेशन था हम लोगों के पास? kt इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट। ए नॉट को a लिख देते हैं, at को a माइनस एक्स लिख देते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा खैर यहाँ पर। अच्छा, अब ये लॉग है आपके बेस 10 में, ठीक है। अच्छा, तो kt अपॉन में 2.303 इसको लिख दिया हमने log a माइनस log a माइनस एक्स। बेस आपकी 10 है, हाँ 2.303 है तो ऑब्वियस है कि बेस 10 ही रही होगी। खैर, इसको रीअरेंज कर लो तो क्या हो जाएगा? log a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kt अपॉन में 2.303 और यहाँ पे log a है ना। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना क्या log a माइनस एक्स के लिए पूछ लिया है। a माइनस एक्स क्या है? एक तरीके से 80 ही तो है, तो इनडायरेक्टली वो 80 वर्सेस t का कर्व पूछ रहा है। 80 वर्सेस t, तो 80 वर्सेस t का कर्व तो मैंने अभी अभी तुमको बताया है कैसा दिखता है ना, ऊपर अभी अभी बताया कि कैसा दिखता है। फिर चलो बताओ इसका कर्व कैसा दिखेगा। ये हो गया y पर, t हमारा कहाँ प्लॉट होगा? x पर। तो ये जो सामने जितनी भी है क्वांटिटी है ये क्या है? ज़रूर आपका स्लोप होगी, यानी कि y इक्वल टू mx वाले फॉर्मेट की होगी, है ना। और ये क्या होगा? आपका प्लस c, यानी कि log a इनिशियल कंसंट्रेशन आपका y इंटरसेप्ट है। तो स्लोप यहाँ पे देखो कैसी है? निगेटिव है। मतलब अगर मैं इसका कर्व बनाऊंगी किसका? log a माइनस एक्स। a माइनस एक्स इज नथिंग बट log 80। ये भी तो लिख सकते हो आप, a माइनस एक्स को 80 भी तो लिख सकते हो। ऐसे केस में अगर मैं अब ये कर्व बनाऊंगी वर्सेस टाइम तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहाँ पे इसकी जो स्लोप है वो स्लोप किसके बराबर है? माइनस ऑफ k अपॉन 2.303 के बराबर है। ज़रूरी नहीं है log बेस 10 में आपको ये कर्व पूछता, log बेस e में पूछता। तो log बेस e में पूछता तो डिनोमिनेटर में 2.303 बस नहीं आता,
तो तुम्हें कोई ऐसे में इनफाइनाइट कर्व्स तो नहीं सिखा सकती हर बना के, और तुम उसको रट के चले जाओ और तुमको पेपर में वही करना है। इसीलिए आपको बनाते आना चाहिए, फिर उसमें मॉडिफिकेशन करके वो कुछ भी तुमसे क्रिएट करवा सकता है कि बेस 10 में बना लो, बेस ई में बना लो, है ना। अच्छा, और वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है? वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे हम लोगों का इनिशियल कंसंट्रेशन का लॉगरिथम है। अच्छा, ये ऊपर एक गलती हो गई, मैंने यहाँ पे A0 लिख दिया, ये 80 है। ये वही देखो सेम चीज़ है, log 80 का ग्राफ ऊपर भी बनवाया था, यहाँ पे भी log 80 का ही तो कर्व बनवाया है। बस फर्क इतना है कि ऊपर हमने ln के टर्म्स में बनाया, यहाँ पे मैंने log बेस 10 के टर्म्स में बनवा लिया। और दूसरा फर्क यहाँ किया कि ऊपर डायरेक्टली 80 लिखा था, CT लिखा था, लेकिन यहाँ पे a-x लिखवा दिया ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो ये पूरी बातचीत थी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को भी रोकते हैं, कल हम लोग अगेन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। बट अगर मान लेते हैं आपके पास कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स हो जिसमें कंसंट्रेशन ना दी हो, मतलब गैसियस रिएक्टेंट्स हो, तो गैसियस रिएक्टेंट्स में तो पार्शियल प्रेशर्स या प्रेशर के टर्म में काम करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे वो हम कल की क्लास में सीखेंगे, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ रुकते हैं।